नमस्ते विद्यार्थियों। हम पहले एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हम अपना पहला वाला पार्ट था, जो अपना पहला वीडियो था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमने पहले एशिया महाद्वीप के बारे में छोटी मोटी जानकारियां अपन ने पढ़ी थी कि एशिया महाद्वीप की स्थिति क्या है, कहाँ पे बसा हुआ है, या वो उसकी अक्षांशीय देशांशीय विस्तार क्या है। इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमने पहले वाले वीडियो में देखी थी। अब जो इसके आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम ये देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से बड़े देश हैं। तो हमें सबसे बड़े देशों में अपन देखते हैं जिनकी आर्थिक क्रियाएं हैं वो बड़ी है। उनकी आर्थिक मुद्रा जो है, व्यापार है, या मुद्रा, उनका जो मुद्रा जनरेशन होती है यानी कि मनी जनरेशन होती है, या किस पे उनका व्यापार है, ये सारी चीज़ें कि वो किस तरह व्यापार करते हैं वगैरह वगैरह। तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो अपन देखते हैं कि सबसे बड़े बड़े देशों में कौन कौन से, तो अपन देख लेते हैं। जैसे कि चीन एक बड़ा देश है। चीन की स्थिति वर्तमान आपको पता ही है कि भारत और चीन के बीच में भी थोड़े 5-6 महीने पहले जितनी तनातनी हुई थी, यानी कि तनातनी होने का कारण यह है कि दोनों ताकतें हैं वो बड़ी विस्तृत हैं। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चीन में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी है। वहाँ पे एक पार्टी होती है, वही सरकार चलाती है, और वही यानी अपनी तरह अलग अलग नेशनल पार्टियां नहीं होती, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, इस तरीके की पार्टियां नहीं होती, एक ही पार्टी होती है। कम्युनिस्ट शासन है, और पूरी दुनिया में अगर कम्युनिस्ट फैला है तो वो चीन और रूस से फैला है। तो चीन एक बहुत बड़ा देश है। चीन हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हम चीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद चीन के पास में अपन एक रूस है। रूस को अपन जानते हैं, रूस भारत का बहुत बड़ा मित्र है। चाणक्य नीति में हमने पहले भी पढ़ा होगा बाकी की क्लासों में कि भाई मित्र का पड़ोसी हमेशा अपना मित्र होता है। यानी चीन का पड़ोसी रूस है, तो रूस अपना बहुत अच्छा मित्र है। साउथ कोरिया है तो भी अपना अच्छा मित्र है। तो यानी कि रूस से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और रूस का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल भारत के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है। चीन, रूस, ये दो बड़े देश हैं। इसके अलावा जो बड़ा देश आता है वो अपना भारत ही आता है। भारत के बारे में हम सब जानते ही हैं कि भारत की स्थिति क्या है। ये चीन हो गया। उसके अलावा जो देश हैं, जैसे कि खाड़ी प्रदेश हैं। खाड़ी प्रदेश का मतलब होता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कुवैत है, सऊदी अरब है। ये सारे देश, ईरान, इराक, ये भी बड़े देश हैं। इसमें से कुछ देश है कजाकिस्तान वगैरह वगैरह। ये सारे जो देश हैं ये अपने क्या है कि ये भी एशिया महाद्वीप के ही भाग हैं। लेकिन हम इन सब के बारे में कुछ चीज़ें कॉमन वे में पढ़ते हैं कि भाई इसका स्वरूप कैसा है। तो जैसे कि भारत जो है, भारत बेसिकली, भारत में आपको वो सारी स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो एक देश के लिए जरूरी होते हैं। जैसे निश्चित भूभाग। भारत एक बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन और रूस भारत से बड़े हैं। इस कॉन्टिनेंटल में, इस महाद्वीप में भारत की उतनी बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नहीं है जितना कि चीन और रूस है। फिर भी भारत इन दोनों से के बाद तीसरा नंबर का बड़ा देश है। भारत के बारे में हम भारत के भूगोल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ते हैं चीन में क्या है कि ज्यादातर जो भूभाग है उस पर कहीं ना कहीं पठार फैला हुआ है। यानी कि बहुत कम जगह है जहाँ पर खेती की जाती है, और वो खेती की जाती है तो उस खेती में क्या होता है कि बहुत कम भूभाग पे खेती की जाती है। अधिकांश जो खेती की जाती है वो नदी घाटियों में की जाती है। चीन की जो नदियां हैं, वांगहो है, वांगोयांग, टिशिक्यांग, सेक्यांग, ये जो नदियां हैं, इन नदियों के घाटियों में ही खेती की जाती है। जो खेती की जाती है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारत में जो खेती करते हैं उस खेती में क्या होता है कि उस खेती के अंदर जो खेती करने का जो उनका तरीका होता है वो तरीका यह होता है कि वो बहुत ज़्यादा संसाधनों का यूज करते हैं। हमारे यहाँ पर संसाधनों का यूज नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जोत का आकार तो बड़ा है। जोत यानी अपने खेत का होता है, उस खेत की चार दीवारी बहुत छोटी है और खेत छोटा है, जैसे कि हम बीघा बसवा में बात करते हैं ऐसे। चीन में जोत का आकार तो बहुत छोटा है, यानी कि छोटा है, लेकिन उसके अंदर फिर छोटे से क्या हुआ, जिस तरह हमारी हरित क्रांति आई उससे पहले वहां पे भी एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति में क्या हुआ कि उन्होंने उसको बड़ा कर लिया, और बड़ा करने के बाद क्या उसमें खेती करने के तरीके जो थे
वो चेंज हो गए। तरीके चेंज कैसे हुए कि इन तरीकों में उन्होंने अपनाना शुरू किया। सही समय पे बीज, हाइब्रिड बीज, जीएम बीज जो चल रहे हैं वो, उसके अलावा उनमें क्या उर्वरक की मात्रा, पानी देना। अपने जैसे पानी देते हैं तो पानी खेत भर देते हैं, पूरा खेत भरने के बाद अपने पास कोई उपाय नहीं होता है, पानी चलाया, अब खेत भर दिया, और भरने के बाद हमारे पास कुछ चारा नहीं है, उस पर पानी चाहे 5 दिन में सूखो, 10 दिन में सूखो, फसल नष्ट हो, ऐसा नहीं। वहां पे ज्यादातर क्या होता है कि वो इरिगेशन सिस्टम यूज करें, जैसे बूंद बूंद है, टपक सिंचाई है, फुहारा पद्धति है, फोगर है, इन सारी चीजों का यूज करके उनके पास, आप मान लो कि हिंदुस्तान के अंदर कृषि योग्य भूमि है 60%, लगभग 60% से भी ज्यादा भूमि है जिस पर कृषि करता है। चीन के अनुपात में भारत में कृषि करने की जो जमीन है वो ज्यादा है, लेकिन चीन क्या करता है, कम जमीन पे ज्यादा अनाज उत्पादन करता है। उसका करने के पीछे एक ही कारण है कि वो अपने संसाधनों का बहुत अच्छी तरह से यूज लेता है, कम पानी में भी ज्यादातर। अभी चावल में देखो आप, चाइना फर्स्ट, गेहूं में देखो आप फर्स्ट, आप कोई सी भी फसल उठा के देखो जिसमें चाइना का टॉप 10 में नंबर लगता ही लगता है, भारत का नहीं लगता है। ये कारण नहीं है कि भारत उत्पादन क्षमता में कमजोर है, भारत की भूमि में उतनी ही उर्वरक क्षमता है जितनी की अन्य में है, लेकिन अपना जो मैनेजमेंट है वो नहीं है। हम चीन के बारे में एशिया के संदर्भ में आज पढ़ेंगे तो ज्यादातर चीन की बातें करेंगे। तो चीन में इस तरह का उत्पादन होता है, इसलिए चीन ज्यादातर फसलों में फर्स्ट है। जैसे चावल में हमेशा फर्स्ट आता है, गेहूं में भी उसका फर्स्ट है, गन्ने में भी ब्राजील के बाद कुछ स्थानों पर उसका स्थान लगता है। आप उसमें दलहन में ले लो, तिलहन में ले लो, हर चीज जो चाइना में आपको मिली जाएगी, जो हिंदुस्तान में मिलती है उसके वो की वो डिट्टो चीज आपको चाइना में मिलेगी, लेकिन सस्ते रेट पे और ज्यादा उत्पादन पे। उसका कारण ये है कि जो चाइना है वो क्या करता है कि उत्पादन ज्यादा करता है और उस पर ध्यान देता है। अब चीन की अपन बात करें, मैदानी भूभाग, मैंने आपको पहले कहा कि चीन का मैदानी भूभाग बहुत कम है। जो अपना हिमालय का जो भाग है, हिमालय पर्वत, उसका जो दक्षिणी छोर है, उसका जो उत्तरी छोर है, यानी कि हिमालय पर्वत अगर आप सपोज करो कि अपने सामने है तो उसके पीछे वाला भाग है वो ज्यादातर चीन में है। तो चीन में हिमालय का जो भाग है वो ज्यादातर अपने जैसे हिंदुस्तान की तरफ जो हिमालय का भाग है वो एकदम खड़ा भाग है, उसमें ढलान जो ज्यादा है। चीन की तरफ वो थोड़ा सपाट है, इसलिए क्या है कि बहुत ज्यादा पर्वतमालाएं हैं, जो छोटी छोटी पर्वतमालाएं, और बहुत ज्यादा पठारी क्षेत्र है। तो कुल मिला के पूरा एरिया पठारी है। आप अगर फिजिकल तौर पर चीन का देखोगे तो पूरा का पूरा मैप आपको पीला या फिर ग्रीन देखने को तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा आपका पठार है। चीन मुख्यतः खेती करता है तो कहाँ से करता है, अपने समुद्री एरियो यानी कि समुद्र के किनारे लगने वाली भूमि पे, या फिर मुख्यतः नदी घाटियों में। अब चीन में बहुत नदियां हैं जो मैंने आपको बताई, वांगहो नदी है, वांगोयांग टीसी क्यांग नदी है, और भी आती है जैसे सालवेन आती है। तो ये सारी नदियां जो है चीन से होके निकलती है। मैकोंग नदी है, इसके अलावा और भी यांगसी क्यांग है, ये सारी नदियां हैं। तो इन नदी घाटियों की बेसिन में खेती होती है, और इन खेती से ही वो अपने पूरे विश्व में अपना जो जमाया हुआ है रुतबा वो कायम रखता है। और चीन की स्थिति बहुत अच्छी है कि चीन देखिए हिंदुस्तान की भूमि के नीचे यानी कि दक्षिण में एक महासागर, उसका नाम हिंद महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर संक्रमण क्षेत्र होता है, वहीं से चीन का एरिया भी शुरू हो जाता है। चीन में क्या है कि चीन अपने सामरिक महत्व के कारण इस दक्षिणी सागर, चीन में जो है दक्षिणी सागर, और एक है पीला सागर, यानी पीला सागर येलो सी बोलते हैं, उनमें क्या है कि वो अपना अधिकार जमाना चाहता है। और वो अधिकार जमा के क्या करना चाहता है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जो संक्रमण क्षेत्र है उसमें से जो जितने भी संसाधन है उन संसाधनों को वो अपने पास रखना चाहता है। इस रखने के चक्कर में क्या है कि वो चाहता है कि उसकी जो पड़ोसी देश हैं जितने भी छोटे छोटे, जैसे ताइवान है, भारत है या वियतनाम है, उसके अलावा जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इन सारे राष्ट्रों को वो दबा के रखना चाहता है। और दबाने का कारण यह है कि वो दबा के उन सारे संसाधनों का उपयोग करना चाहता है जो संसाधन मुख्यतः दूसरे राष्ट्र यूज कर ले। तो समुद्र के अंदर क्या है, वो बहुत बड़े द्वीप बना रहा है और उन द्वीपों पर अपना अधिकार करता जा रहा है। वो कृत्रिम द्वीप है, यानी कि प्राकृतिक द्वीप नहीं है, बाहर से लाके मटेरियल अंदर डाल के समुद्र के अंदर, और वो अपने वहां पे कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है। उन स्ट्रक्चर को भविष्य में क्या है कि दबाने की नीति के तहत रिंग माला विधि, यानी कि एक माला है, एक माला का मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो एरिया है उस माला के अंदर जितने भी देश है, जैसे भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, इनमें छोटी छोटी जगह पे अपने क्या करना चाहता है, अपने अपने
अड्डे बनाना चाहता है ताकि वो इन पर प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण रख सके। जैसे कि चाइना ने पाकिस्तान का ग्वादर फोर्ट ले लिया, श्रीलंका का हबन तोता ले लिया, म्यांमार में भी बात चल रही है, और आगे जाके वो ईरान इराक में भी इस तरह से पोर्ट लेना चाहता है ताकि वो भारत को भी घेर सके और इस हिंद महासागर में जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्र को घेर के उनके ऊपर वो शासन कर सके। तो ये बात अपन ने की थी चीन के बारे में। चीन की ये कुछ स्ट्रेटेजिक है। चीन चाहता है कि सब पे वो नियंत्रण करे। चीन खाद्यान्नों में मैंने आपको बताया कि चावल में, मक्का में, इन सारी चीज़ों में वो टॉप 10 में आता है और बहुत अच्छा उनका उत्पादन है। मिनरल्स की बात की जाए तो चाइना में लगभग हर प्रकार का मिनरल्स वहां पे होता है। मिनरल्स का मतलब खनिज। आप देखें खनिज में कोयला चीन में बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। लौह उत्पादन में चीन विश्व में लगभग प्रथम स्थान है। सारे खनिजों का अजायब घर कह लो आप, वो चाइना है। एक समय था जब चाइना को कहा जाता था कि ये एशिया का मरीज है। मरीज का मतलब इसके पास कुछ संसाधन नहीं है, लेकिन जब से वहां पे साम्राज्यवाद क्या है, कम्युनिस्टनिज्म वहां पे आया, उसके बाद वहां पे सरकारें बनना बंद हो गई। बनी नहीं वैसे सरकारें, पहले राजाओं का शासन था, लेकिन जो छोटी मोटी सरकारें वहां पे बनती वो बनने के बाद अब क्या है, वहां पे एक छत्र शासन रहता है। जो भी काम करेगा वो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, PLA बोलते हैं इसको। इस तरह क्या है कि चीन के एक सामरिक महत्व बहुत अच्छा है, क्योंकि चीन के जो पूर्वी साइड में समुद्र है, उसके भारत की साइड दक्षिण साइड में क्या है कि उसका हिमालय पर्वतमाला आ जाता है। उसके पश्चिम में जाओ आप तो मंगोलिया साइड में भी वो पूरी की पूरी रेंज हिमालय वाली है, वो पर्वतमाला है, वो गिरी हुई है। और ऊपर की ओर जो है वो रूस से टच होता है, वहां पे वो सर्दी वाला एरिया है। यानी कि प्राकृतिक तौर पे चीन लगभग सुरक्षित है किसी बाहरी हमलों के। चीन जो है साम्राज्यवादी ताकत है, वो चाहता है, लगभग चीन में 20 से 22 राष्ट्रों से सीमा विवाद है। किसी से उसका ऐसा नहीं है कि सीमा से झगड़ा नहीं है, हर एक राष्ट्र से सीमा से उसका अपना एक विवाद है। हम अगले वीडियो में क्या है कि अभी एक छोटा सा वीडियो शुरुआत करें, इसलिए अगले वीडियो में हम चीन के क्या करेंगे, कुछ खनिज के बारे में पढ़ लेंगे, कुछ उसकी भौतिक, जैसे कि उनमें कौन कौन से मरुस्थल है, पर्वत उसके प्रमुख कौन से हैं, इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।